नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स हो जाएगा। चैप्टर होगा आपका सेकंड और एक्सरसाइज होगी 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका पहला क्वेश्चन है अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना क्या करती है? एक संख्या सोचती है और उस संख्या में से 5/2 घटाकर जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से 3 गुना है। तो सबसे पहला काम तो अमीना के द्वारा सोचने का होगा। तो माना, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा माना अमीना ने या अमीना द्वारा सोची गई संख्या। तो अमीना ने मान ली कि अक्स है वो यहां पर सोची है, ठीक है। अब वह कह रहा है कि वह इसमें से 5/2 घटाना है, यानी कितना घटाना है? 5/2 घटाना है। किसमें से? जो संख्या सोची है। तो संख्या तो अक्स सोची थी, हमें अक्स में से कितना घटा देना है? 5/2 घटा देना, जो कि हमने यहां पर घटा दिया। अब घटाने के बाद में परिणाम, तो परिणाम क्या आया? x - 5/2 तो आया ना। इसको 8 से गुणा करना है, इसको 8 से गुणा करना। अगर आप इसको ऐसा लिख करके 8 से गुणा करेंगे ना इस तरह से, तो गुणा तो हमने कर दिया, पर ये परिणाम से गुणा नहीं हुआ, ये सिर्फ 5/2 से ही गुणा हुआ है। जबकि हमें गुणा किससे करना था? परिणाम से। तो परिणाम का मतलब अब तक जो आया है, तो अब तक तो ये आया था ना। तो इस कंप्लीट को गुणा करना है तो इसके ब्रैकेट आपको लगाना ही पड़ेगा, और हमने इसको गुणा कर दिया किससे? 8 से। परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अब कौन सा परिणाम मिला? x - 5/2 ब्रैकेट और इंटू 8, ये परिणाम हमें अब मिल चुका है और वह सोची गई संख्या से 3 गुना है। यानी ये जो परिणाम आपको मिला है ना, ये जो संख्या सोची हुई थी, सोची हुई संख्या क्या थी? x, और x का 3 गुना कौन होगा? आप x को 3 से गुणा करेंगे तो इसका 3 गुना तो 3x ही होगा ना। तो ये अब तक का जो परिणाम है वो सोची गई संख्या से 3 गुना है, मतलब सोची गई जो संख्या थी वो कितनी थी? 3x, तो इसके ये बराबर है। तो ये यहां पर हो गया बराबर, ठीक है। अब ये समीकरण यहां पर बन चुका है, इसको हम हल करेंगे और हल करने से हमें x की वैल्यू का पता चल जाएगा और वही अमीना के द्वारा सोची गई संख्या यहां पर बन जाएगी। तो इसके लिए पहला काम तो है इस ब्रैकेट को खोलना, और ब्रैकेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो x है ना वो पहले तो 8 से गुणा होगा। x भी प्लस का और 8 भी प्लस का है, और आप जानते ही हो प्लस को यदि हम प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस आता है। लेकिन माइनस को प्लस से करते हैं तो माइनस, और प्लस को माइनस से करते हैं तो माइनस। अगर दोनों चिन्ह असमान है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और दोनों चिन्ह समान है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, यानी x किससे गुणा होगा? यहां पर 8 से। फिर 5/2 माइनस का और 8 प्लस का, माइनस प्लस माइनस। 5/2 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 5/2 गुणा 8 हो जाएगा, और बराबर में अभी 3x बैठा ही है। अब यहां पर ये वाला 2 इस 8 को काट पाएगा, क्योंकि यहां पर बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 2 1 कम 2, और 2 इसको काट देगा कितनी बार में? 4 बार में। 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x बन जाएगा, और 5 भी तो 4 से गुणा होगा ना, तो 5 चौके 20 बटे में 1 है, तो बटे में 1 तो सभी क्या होता है, और बराबर में कितना है? 3x। अब यहां पर 8x क्या है? चर है, वेरिएबल है, और ये 3x है वो भी क्या है? चर, वेरिएबल है। तो ये जो x है वो इस x के पास आना चाहिएगा, और 20 है ना वो यहां पर अचर है, क्योंकि इसको तो हम अच्छे से जानते हैं ना 20 को तो, और जिसको हम अच्छे से जानते हैं पहचानते हैं वही क्या होता है? वहां पर अचर होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम दूसरी तरफ निकाल देंगे और बाकी दोनों एक तरफ रह जाएंगे। तो 8x तो यहां रह जाएगा, और 3x जो प्लस का था वो इस साइड आएगा ना, बराबर के चिन्ह को पार करके आएगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस बन जाएगा, और माइनस का जो 20 था वो बाहर जाकर के प्लस का 20 हो जाएगा। अब 8x में से आप 3x को निकाल देंगे, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, यानी 8x जो x है ना वो 8 बार है प्लस की सेना में, और ये वाला x है ना वो 3 बार है माइनस की सेना में। तो प्लस की सेना और माइनस की सेना के यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, और जिसमें से माइनस की सेना छोटी है वो हार जाएगी, तो प्लस की सेना यहाँ पर जीत जाएगी। 8x में से 3x निकाल देंगे ना तो आपको प्लस के 5x ही मिलेंगे, क्योंकि 5x इस सेना में से मिले ना, और बराबर में कौन था? 20। अब यहां किसका चिन्ह था? गुणा का, और गुणा का जब चिन्ह बाहर निकलेगा तो भाग में जाएगा,
तो अक्स बराबर क्या होगा 20, और ये जो भाग में 5 था वो बटे में 5 आ जाएगा। तो अक्स बराबर कितना हो गया, 5 20 को काटेगा 4 बार, अक्स बराबर 4। अक्स कौन था, अमीना द्वारा सोची गई संख्या। तो ये जो माना था ना, इसकी जगह आपको क्या लिख देना, अतः है। तो यहां पर अपन क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, अतः है अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या हो जाएगी, अक्स। अक्स कौन है, 4। तो अमीना ने जो संख्या सोची थी वो संख्या कितनी थी, 4 थी। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी। दो संख्या है हमारे पास, कितनी संख्या, 2 संख्या। उनमें एक तो है पहली संख्या और एक है दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुना है, मतलब जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या से 5 गुना ज्यादा है, यानी 5 गुना है। तो छोटी संख्या कौन है, दूसरी, और बड़ी संख्या कौन सी है, पहली। जो पहली संख्या है वो यहां पर बड़ी बनी हुई है, और दूसरी जो संख्या वो यहां पर छोटी बनी हुई है। ठीक है, दूसरी जो संख्या वो क्या बनी हुई है, छोटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को मान लेते हैं। तो छोटी संख्या दूसरी है, तो माना दूसरी संख्या, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा माना दूसरी संख्या बराबर अक्स। अब दूसरी संख्या अगर अक्स होगी तो पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या तो साफ साफ आएगी, दूसरी जो संख्या है उसका 5 गुना पहली संख्या, दूसरी की 5 गुना है। और अक्स को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 अक्स आएगा कि नहीं आएगा, और अक्स कौन था, आपकी दूसरी संख्या। तो पहली जो संख्या वो क्या बन जाएगी, 5 अक्स। अतः है पहली संख्या बराबर 5 अक्स। तो संख्या तो हमारे पास दोनों आ गई। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दो तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। यानी वो कह रहा है कि जो प्रत्येक संख्या है उसमें क्या कर दे अपन, 21 जोड़ दें। देखो दूसरी संख्या इसमें भी 21 जोड़ना है और पहली संख्या इसमें भी आपको 21 जोड़ना है। तो ये लो भाई, हमने पहली संख्या में भी 21 जोड़ दिया, और यहां पर देखो दूसरी संख्या में भी हमने 21 जोड़ दिया। यानी पहली संख्या में भी 21 जोड़ा गया, दूसरी में भी 21 जोड़ा गया। और क्वेश्चन में यही तो बोला गया था कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, दुगनी। जैसे एग्जांपल के समझो कि ये तो है 20 और ये है 10, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो इससे ये कितनी गुनी हो गई, दुगनी हो गई ना, 10 दूनी 20। अब अगर हमें समीकरण बनाना है तो चिन्ह तो बीच में बराबर का लगाना पड़ेगा, लेकिन 20 और 10 तो बराबर नहीं है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करें, दुगुना कौन है, 20, दुगुना तो 20 है ना। अब आप लोग क्या करते हो कि दुगुना को बराबर करने के लिए इसी को 2 से गुणा कर देते, वो गलत हो जाएगा। तो 2 से गुणा हम किसको करेंगे, जो छोटा है उसको करेंगे। यानी 10 से ये 2 गुना है ना, तो इसको 2 से गुणा नहीं करेंगे, जिसका 2 गुना है उसको हम 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 10 दूनी 20 और 20 बराबर हो गए ना। तो यहां पर दुगुना कौन हो गया, ये पहली संख्या है ना वो दूसरी से 2 गुना हो गई, ये वाली 2 गुना हो गई। तो इसको 2 से गुणा नहीं करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, बराबर। तो बराबर करने के लिए हम इस पूरी संख्या को कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। और 2 से गुणा करते हैं, यहां पर चिन्ह किसका लग जाएगा, बराबर का। और ये समीकरण बन चुका। इसको हम हल करेंगे तो दोनों संख्याओं का हमें पता चल जाएगा। तो ये तो देखो आपका 5x + 21 ऐसा कैसा रहेगा, बराबर में 2 को अक्स से गुणा करेंगे ना तो 2 अक्स आ जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 21, इन दोनों को गुणा करेंगे, 21 को 2 से गुणा करेंगे, देखिए 2 × 42 आ जाएंगे। अब यहां पर देखो 5x है ना, ये चर है और ये भी क्या है, चर। दोनों चर एक तरफ रखेंगे अपन, तो इस 2 अक्स को हम 5 अक्स की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये तो है यहां पर 5x, 2 अक्स यहां पर किसका था, प्लस का, इस साइड आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ठीक है ना भाई, प्लस का था, बराबर के चिन्ह को पार कर देगा तो माइनस बन जाएगा, बराबर में बराबर रहेगा। और उधर अचर राशि कौन थी, कांस्टेंट वैल्यू कौन थी, 42। 42 जैसा और भी है कौन, 21। ये जो 21 है ना वो भी कांस्टेंट है, पर ये लेफ्ट हैंड में बराबर के उस साइड है, लेकिन ये 42 का दोस्त है तो इसको 42 की तरफ आने पड़ेगा। और ये जब 42 की तरफ आएगा ना तो ये प्लस का 21 था और इस साइड आएगा ना तो ये माइनस का 21 बन जाएगा। अब देखो 5x और 2x है तो दोनों ही x,
पर ये वाला अक्ष प्लस का है, ये वाला अक्ष माइनस का है, अर्थात इन दोनों में लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग टाइप की सेना है, तो ये लड़ेगी तो 5 अक्ष में से 2 अक्ष मर जाएंगे, कट जाएंगे ना, तो 3 अक्ष बचेंगे, लेकिन वो यहां नहीं बचेंगे, वो यहां बचेंगे। यानी कौन सी सेना में से बचेंगे? प्लस की सेना में से। तो प्लस के 3 अक्ष बच गए। और बराबर में 42 और 21 में भी लड़ाई होगी, क्योंकि 42 तो है प्लस का, 21 है यहाँ पर माइनस का, और 42 में से 21 चले जाएंगे तो 21 बचेंगे, और 21 यहाँ प्लस में से बचेंगे, ना कि माइनस में, क्योंकि यहाँ पर ताकतवर 42 था, 21 नहीं था। अब देखिए कि 3 अक्ष बराबर कौन है? 21, और बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का, और गुणा का चिन्ह किस में जाएगा? भाग में। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 21/3 हो जाएगा। 3 का भाग आप 21 में लगाएंगे ना, तो अक्ष की जो वैल्यू है ना वो कितनी होगी? 3 संते 21। तो अक्ष बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। अब अक्ष कौन था? दूसरी संख्या पहली संख्या, तो दोनों आ जाएगी। तो माना वाली जगह आप लिख दीजिए अतः दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कौन थी? दूसरी संख्या अक्ष थी। अक्ष का मान कितना आ गया? 7। तो दूसरी संख्या तो हो गई 7। पहली संख्या भी आपको बतानी पड़ेगी। अतः पहली जो संख्या है वो यहां पर कौन है? पहली संख्या हमने मानी थी 5 अक्ष। अक्ष का मान हम जानते ही हैं, बीच में चिन्ह गुणा का था, अक्ष वाली जगह जाएगा 7, और 7 को 5 से गुणा करेंगे ना, तो 7 पंजे 35। तो दूसरी संख्या 7 थी और पहली संख्या कितनी थी? 5 थी। इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। पहली बात है कि 2 अंकों वाली संख्या कौन होती है? 2 अंकों का मतलब जिसमें 2 अंक हो, और 2 अंकों की जो संख्या है ना उसकी शुरुआत होती है 10 से, क्योंकि 10 के पहले तो 9 ही होता है। तो 9 तो एक अंक की संख्या, 10 में 2 अंक हो गई, और ये 10 से लेकर के कहां तक चलती है? 99 तक, 99 तक। इसके बाद में तो 100 आ जाएगा, जो कि 3 अंकों की हो जाएगी। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक होती है, और यहां पर भी हमें 2 अंकों की संख्या ही बतानी है। अब वो कह रहा है कि उन 2 अंकों का जो योग है ना वो कितना है? 9 है। यानी उन दोनों अंकों को जोड़ने पर 9। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई संख्या मैं बताऊं, जैसे 5 और 4, 54 हो गई ना, 2 अंकों की है, और यहाँ पर 5 और 4 का जोड़ है ना वो भी कितना है? यहाँ पर 9 ही तो है। इस तरह से हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, और अंकों का योग है ना उसका 9 आना चाहिए। अब अंकों का योग 9 है, 9 का मतलब जैसे 5 को और 4 को जोड़े तो 9 आए। उसी प्रकार से अगर एक संख्या अक्ष है, इकाई का अंक अक्ष है, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि इसका योग 9 आ जाए? तो इसमें आप 9 माइनस अक्ष को जोड़ दो ना, तो दोनों का जोड़ अपने आप ही 9 आ जाएगा, क्योंकि अक्ष अक्ष तो कट जाएगा। तो हम मानते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 3 है, माना इकाई अंक बराबर अक्ष। हमने मान लिया कि यहां पर जो इकाई का अंक है ना वो क्या है? अक्ष है। अब टोटल इकाई वाला अंक और दाई वाला अंक, यानी दोनों, ये जो दोनों अंक है ना, इन दोनों को जोड़ने पर जोड़ कितना आना चाहिए? 9। इकाई वाले अंक और दाई वाले अंक को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। इकाई वाला अंक अक्ष हो गया ना। अब अक्ष को हम दाई वाले अंक में जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। तो ये तो हमने 9 में से ले ही लिया ना, तो पीछे कौन बचा? 9 में से कम हो गया, तो जो दाई का अंक है ना वो क्या हो जाएगा? 9 माइनस अक्ष हो जाएगा। अतः दाई अंक, तो दाई वाला जो अंक है वो क्या होगा? 9 माइनस अक्ष, क्योंकि इकाई अंक और दाई अंक दोनों का जोड़ 9 था। तो अगर इकाई अंक 9 होगा तो 9 ले लिया हमने, ये सॉरी इकाई अंक अक्ष होगा, तो 9 में से हमने कितना ले लिया? अक्ष ले लिया। तो पीछे कौन बचा? 9 माइनस अक्ष, और जो पीछे रह गया वही तो दाई का अंक रहा ना। तो इकाई अंक आ गया और दाई का अंक आ गया। अब हमें क्या करनी है? यहाँ पर अंकों की संख्या, तो यहाँ पर 2 तरह की संख्या है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई कौन सी? ये वाली। तो पहले तो हम दी गई 2 अंकों की संख्या निकालेंगे। अतः दी गई 2 अंकों की संख्या, तो दी गई 2 अंकों की संख्या कौन है? संख्या बनाने का एक फार्मूला बनता है कि जैसे मान लो हमें जैसे 54 ही बनानी थी, तो 54 में इकाई का अंक कौन था? 4। तो इकाई का जो अंक होता है ना वो हमेशा 1 से गुणा किया जाता है,
और दाई वाला जो अंक था वो 10 से गुणा किया जाता है। तो दाई का अंक कौन था 5, 5 को हम गुणा कर देंगे 10 से और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये तो बनेगा 4 एकम 4 और ये बन जाएगा 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 और दोनों को जोड़ेंगे तो 54। तो बन गई ना दो अंकों की संख्या। तो जब भी आपको दो अंकों की संख्या का निर्माण करना हो तो इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करना होता है, दाई वाले अंक को 10 से गुणा कर देंगे और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। तो इकाई वाला अंक कौन था अक्स, तो हम इस अक्स को तो हम गुणा करेंगे यहाँ पर किससे 1 से, और दाई का अंक कौन था 9 माइनस अक्स, और इस 9 माइनस अक्स को हम गुणा कर देंगे किससे 10 से, यानी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो अक्स से 10 से गुणा हो पाएगा, 9 नहीं हो पाएगा। जबकि दाई का अंक कौन था 9 माइनस अक्स था, तो कंप्लीट को गुणा करना है। इकाई 1 से गुणा हो गया, दाई 10 से गुणा हो गया और फिर दोनों को जोड़ दें तो ये संख्या बन जाएगी 2 अंकों वाली। अब अक्स को हम 1 से गुणा करेंगे तो अक्स से कम अक्स आ जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा। 9 माइनस अक्स को हम 10 से गुणा करेंगे, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 10 9 90, और फिर 10 को माइनस अक्स से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे 10 अक्स। अब देखो ये भी अक्स है और ये भी अक्स है। अब ये वाला जो अक्स है वो 1 बार है, वो प्लस का है, और ये वाला 10 बार है जो माइनस का है। तो ये जो 90 वो तो ऐसा कैसा रह जाएगा। और अक्स और 10 अक्स दोनों सेम होने से और ये प्लस और ये माइनस होने की वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, और इस 10 अक्स में से ये वाला 1 अक्स कट जाएगा ना, तो यहां पर 9 अक्स बच जाएंगे। कहां पर 10 अक्स के पास 9 अक्स बच जाएंगे, लेकिन वो किसके बच जाएंगे माइनस के बच जाएंगे। ठीक है ना। तो अतः दी गई 2 अंकों की जो संख्या है ना वो क्या हो गई 90 माइनस 9 अक्स। जैसे ही हमें अक्स का पता चलेगा हम अक्स का मान यहां रख देंगे, उसी टाइम पर हमें दी गई 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है आगे, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दीजिए। अंकों के स्थान बदलने, अंकों का स्थान बदलने का मतलब है कि जो इकाई वाला अंक है ना ये तो बनेगा दाई का अंक, और जो दाई वाला अंक है वो क्या बनेगा इकाई का अंक। अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या का इकाई का अंक, इकाई अंक कौन बनेगा। अब पहले इकाई अंक कौन था 9 माइनस अक्स, ये सॉरी दाई का अंक था 9 माइनस अक्स, वो इकाई अंक बन जाएगा। तो अब जो इकाई अंक है वो कौन आएगा 9 माइनस अक्स आएगा, और दाई का अंक कौन होगा जो पहले इकाई अंक बना हुआ था वो दाई का अंक बन जाएगा। तो यहां पर फिर से अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या का दहाई अंक, तो दाई वाला अंक कौन बन जाएगा। अब पहले इकाई अंक था ना वो अब दाई का अंक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि अंकों के स्थान परस्पर बदल देना तो संख्या जो बनती है वो इस संख्या से 27 अधिक बन जाती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमने बदलने वाली संख्या का भी इकाई का अंक दाई का अंक निकाल लिया। तो यहां से भी हम क्या करेंगे अब 2 अंकों की संख्या निकाल लेते हैं। अतः 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या अपन यहां पर निकालेंगे ना, तो वो 2 अंकों की संख्या आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान दीजिए यहां पर इकाई का जो अंक है वो कौन है 9 माइनस अक्स है ना, तो इसको तो हम गुणा कर देंगे किससे, यहां पर इकाई का तो 1 से गुणा होता है ना, इसको तो हम गुणा करेंगे 1 से। तो 9 माइनस अक्स को तो हम 1 से गुणा कर देंगे, 9 माइनस अक्स और गुणा 1 इस तरह से, और दाई वाले अंक को गुणा करेंगे 10 से, दाई का अंक यहाँ पर अक्स, इसको हम गुणा करेंगे किससे 10 से, और फिर दोनों को यहां पर जोड़ देंगे। चलो 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 एकम 9 आएगा, माइनस के x को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, अक्स को 10 से गुणा करेंगे तो 10 अक्स आ जाएगा। 9 तो ऐसा कैसे रहेगा क्योंकि अचर राशि है, अक्स और 10 अक्स चर है, ये वाला अक्स माइनस का, ये वाला 10 अक्स प्लस का है, तो 10 अक्स में से हम 1 अक्स कम कर देंगे ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस का 9 अक्स आ जाएगा, जो कि कितने अंकों की संख्या हो जाएगी 2 अंकों की। अब क्वेश्चन वाले ने बोला था इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त जो संख्या होती है
तो प्राप्त संख्या कौन सी थी, ये बाद में हुई ना अंकों को बदलने पर। तो अंकों को बदलने पर संख्या जो मिली वो तो थी 9 + 9x, और दी गई जो संख्या थी ना वो थी 90 - 9x, यही तो थी ना दी गई संख्या। यहां पर आ गया आपके पास कौन, 90 - 9x। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 ज्यादा है, यानी 27 कौन सी ज्यादा है, प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 ज्यादा है, यानी ये वाली संख्या इससे 27 ज्यादा है, यहां पर 27 ज्यादा है तो इसके पास 27 ज्यादा है, तो हम क्या कर दें, इसमें 27 जोड़ दें, तो क्या ये दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी, तो बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से अपन रख देंगे। ये तो है दी गई संख्या 9 + 9x, मतलब प्राप्त संख्या लास्ट में प्राप्त हुई ना, स्थान बदलने के बाद में प्राप्त हुई। और दी गई संख्या कौन सी थी, 90 - 9x, तो दी गई संख्या हो गई 90 - 9x। ये कह रहा है कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 ज्यादा है, यानी ये वाली संख्या, मतलब ये वाली संख्या 27 ज्यादा है और ये वाली संख्या 27 कम, और हमें समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए हमें बीच में बराबर का चिन्ह डालना पड़ेगा, और बीच में बराबर का चिन्ह यदि आपको लगाना है तो जो कम है उसकी तरफ पहले वो जोड़ना पड़ेगा ताकि वो दोनों बराबर हो सके। तो यहाँ पर 27 कम था, हमने इसको 27 दे दिया, देते ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। आ गया बराबर का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चर और अचर को एक तरफ करने वाले हैं। जैसे ये चर राशि है और यहाँ पर ये भी चर राशि है, तो ये इधर आएगी, माइनस का 9x था, बराबर के चिन्ह को पार करके आएगा तो प्लस का बन जाएगा, यहाँ पर 9x सही, और ये वाला माइनस का 9x इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 9x। बराबर में कौन है, 90 है, और प्लस का 27 है, यानी 90 और 27 दोनों ही प्लस के हैं, दोस्ती हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, और 90 में 27 जोड़ेंगे ना तो 9 और 2 11, ये 117 हो गए। लेकिन ये वाला जो 9 है ना वो यहाँ पर किसका बन करके बैठा है, प्लस का, इसको हम बाहर निकाल देंगे ना तो ये प्लस का 9 बाहर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। इधर 9x भी प्लस का, 9x भी प्लस का, दोनों ही प्लस के हैं। 9x में 9x को जोड़ेंगे ना तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18x। 18x बराबर 117 में से हम कितने घटा देंगे, यहाँ पर 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 108। 117 माइनस में 108, बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का, और गुणा का जो चिन्ह है ना वो किसमें चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, 108, और बटे में कौन आ जाएगा, 18। तो x बराबर 18 का भाग लगाएंगे तो 18 छिगाने 108, यानी x का मान कितना आ गया, 6। अब हमें संख्या बतानी थी कौन सी, दी गई, तो दी हुई संख्या कौन सी थी, ये जो संख्या है ना ये वाली, ये तो है अंकों को बदलने के बाद में बनी हुई संख्या। और दी गई संख्या वो कौन सी दी गई, 90 - 9x, तो यहां पर आप ऑक्सीजन ये रख देना है। अतः है दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कौन थी, 90 - 9x ही तो थी, तो 90 वाली जगह तो 90 रहेगा, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, और गुणा x। x का मान देखो कितना आया था, 6, तो यहां पर आप गुणा लगा के 6 रख देंगे, तो 90 का तो 90 रहेगा, 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54, और इसमें से आप 54 को निकाल देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 36। तो दी गई संख्या है ना वो कितनी थी, यहाँ पर 36 थी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो भी 2 अंकों वाली संख्या का ही है। तो अब की बार बोला है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या, एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। दी गई एक जो संख्या है उसमें एक अंक है ना वो दूसरे का 3 गुना है, तो संख्या क्या है, 2 अंकों की। 2 अंकों का मतलब जैसे यूं कोई भी संख्या मान लो, जैसे 36 है, इसमें तो 3 गुना बोला है ना, 3 गुना का मतलब ऐसे है, तो ये जो 2 है उससे ये जो 6 ना वो 3 गुना हो गया ना 26, इस टाइप की कोई संख्या इसमें बताई गई है। तो माना इकाई अंक x है, मान लिया हमने, माना इकाई अंक हमने यहां पर कितना ले लिया, x। तो अतः यहां पर जो दाई वाला अंक है ना वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 3x, क्योंकि एक अंक दूसरे का 3 गुना है, और अंक कौन है, x, इसका 3 गुना होगा, x गुना 3 मीन्स 3x, तो यहां पर ये बन जाएगा 3x, ठीक है। इकाई अंक पता है, दाई का अंक पता है, तो अतः 2 अंकों की संख्या बन ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह चल रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा। अतः 2 अंकों की संख्या,
और दो अंकों की संख्या यदि आपको बनानी हो तो संख्या का फार्मूला है कि इकाई वाला जो अंक है ना उसको आप 1 से गुणा करें और दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करें और फिर दोनों को जोड़ दें। अक्स को 1 से गुणा करेंगे तो अक्स से कम अक्स आएगा, प्लस 3 अक्स को 10 से गुणा करेंगे ना तो 10 दिए 30 अक्स यहां पर आ जाएगा। 30 अक्स में आप 1 अक्स जोड़ देंगे ना तो कितना अक्स हो जाएगा, 30 और 1 31 अक्स। तो दो अंकों की संख्या क्या बन गई, 31 अक्स बन चुकी है। अब वो कह रहा है कि दी गई संख्या, हाँ इसके अंकों के स्थान बदल दो और प्राप्त संख्या करो। तो स्थान और बदलना है, तो अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर बनी दो अंकों की संख्या। तो अंकों का स्थान बदलने पर बनी दो अंकों की संख्या का इकाई अंक चाहिए ना मेरे को। तो इकाई अंक देखो, पहले इकाई अंक अक्स था तो अंकों का स्थान ही बदल गया, इकाई वाला तो दाई वाली जगह जाएगा, दाई वाला इकाई वाली जगह। तो जो दायिकांक था ना वो अब क्या बन जाएगा, इकाइकांक बन जाएगा। और फिर इसी क्रम में अपन बढ़े आगे तो जो दायिकांक है ना वो क्या बनेगा, जो पहले इकाइकांक बना हुआ था वो अब बन जाएगा दहाई का अंक। से हमेशा कैसा यहाँ पे रख लेना। अतः अंकों को बदलने से बनी दो अंकों की संख्या। तो अंकों को बदलने से बनी दो अंकों की संख्या कौन है, इकाई वाला अंक तो 1 से गुणा होगा, तो 3 अक्स को तो हम 1 से गुणा कर देंगे, प्लस दाई वाले अंक को 10 से गुणा कर देंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। 3 अक्स को 1 से गुणा करेंगे 3 अक्स आएगा और अक्स को 10 से गुणा करेंगे तो 10 अक्स आएगा और दोनों को जोड़ देंगे ना तो 10 और 3 13 अक्स। ठीक है। अब ध्यान दो, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या और दी गई संख्या में जोड़ दें तो दोनों को जोड़ने पर जोड़ कितना होगा, 88। क्वेश्चन वाला साफ साफ कह रहा है। तो हमारी संख्या कौन सी थी, 31 अक्स, और अंकों को बदलने पर संख्या कौन सी है, 13 अक्स। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो जोड़ कितना आएगा, 88, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो प्रश्नानुसार तो दो अंकों की संख्या कौन थी, 31 अक्स। अंकों को पलटने के बाद में संख्या क्या बनी, 13 अक्स। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 88, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब देखो 31 अक्स और 13 अक्स को हम जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 44 अक्स जो कि 88 के बराबर रहेगा। बीच में चिन्ह किसका, गुणा का, गुणा का चिन्ह चला जाएगा भाग में, तो अक्स बराबर होगा 88 बटे 44 और 44 का भाग 88 में जाएगा पूरा पूरा 2 बार, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। अतः दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या कौन सी थी, 31 अक्स। तो यहां पर 31 और गुणा में अक्स, अक्स किसमें कौन आ जाएगा, 2, तो ये बन जाएगी 31 दूना 62, यानी दो अंकों की संख्या 62 या अंकों को पलटने के बाद में कौन सी बनी, 26। तो दोनों में से कोई सी भी एक संख्या हो सकती है, क्योंकि इसमें यह नहीं पता चल रहा ना कि कौन सी संख्या के बारे में बोला गया था। तो दोनों साफ साफ यही था भाई, एक अंक दूसरे का कितना है, 3 गुना है। दो अंकों की संख्या ज्ञात कर लो। तो देखो 2 का 3 गुना 6 है और इसमें भी 2 का 3 गुना 6 है। तो वो दो अंकों की संख्या या तो 62 बन जाएगी और या वो क्या बन जाएगी, 26। दोनों में से कोई सी एक संख्या वो बन जाएगी। इसके बाद में आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। 5वां क्वेश्चन है, सोबो की माँ, यानी एक तो सोबो है और एक उसकी माँ है, उनकी आयु है ना, उसमें क्या बोला गया कि सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की जितनी भी आयु होगी उसकी 6 गुना आयु किसकी हो जाएगी, उसकी माँ की हो जाएगी। फिर 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी या इसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो हम दोनों की आयु मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर होगा माना सोबो की वर्तमान आयु।
माना सोबो की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष। हमने मान लिया कि सोबो आज के दिन x वर्ष की है, अतः उसकी मां की वर्तमान आयु, मां है ना, उससे कितनी गुना बताई गई है, मां की आयु 6 गुना बताई गई है। तो इसकी जो उम्र है x, इसको हम गुना कर देंगे 6 से, तो बन जाएगी 6x। तो माता की जो आयु है ना वो कितनी हो जाएगी, 6x वर्ष हो जाएगी। फिर आगे क्या कह रहा, आगे बोला गया है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु लेनी है और मां की तो वर्तमान आयु ही लेनी है, यानी सोबो की तो लेनी है 5 वर्ष बाद की आयु। तो देखो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, बोलो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी। भाई आज सोबो x की है, जैसे मान लो कोई भी इंसान आज 10 साल का है तो 5 साल बाद में कितने का होगा, तो 15 का होगा। इसके लिए 5 जोड़ी तो रहे हैं ना। तो सोबो आज कितने की है, x की, तो x में भी तो आपको 5 जोड़ना ही पड़ेगा ना। तो सोबो 5 साल बाद में कितने की हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष की। तो सोबो हो गई x प्लस 5 वर्ष की। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सोबो की उम्र तो लेनी है 5 वर्ष बाद वाली, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, और मां की लेनी है वर्तमान आयु। तो सोबो की तो x प्लस 5 ले लेंगे, ये तो है सोबो की 5 वर्ष बाद की आयु, और मां की वर्तमान आयु कितनी है, 6x। हमने दोनों आयु रख ली ना। अब इनमें रिलेशन क्या है, इसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो इसकी मां की वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी, 1/3। कौन, सोबो की 5 वर्ष बाद वाली जो आयु है ना, वो मां की आयु की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, यानी तीसरा हिस्सा हो जाएगी। या हम कहें तो ये जो माता है ना, माता की आयु उसकी कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। जबकि शुरुआत में मां की आयु कितनी थी, 6 गुना थी, पर जैसे ही सोबो 5 वर्ष बड़ी हुई ना, तो जो 6 गुना वाली आयु वो अब कितनी गुना रह पाई, सिर्फ 3 गुना। 1/3 मतलब 3 गुना या 1/3। तो यहाँ पर 3 गुना ज्यादा है, यहाँ पर 3 गुना कम है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर है ना ये, तो ये वाली इसकी कितना है, 1/3 गुना है, तो हम इसको कितने से गुणा कर देंगे, 1/3 से गुणा कर देंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर तो x प्लस 5 का x प्लस 5 ही रहेगा, और 6x गुणा 1/3, 3 उससे को काटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x। ये x प्लस का है, ये 2x प्लस का है, लेकिन ये वाला x उस x की तरफ जाएगा तो प्लस का होने से उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो 5 को यहीं रख लेते हैं, और उधर हो गया 2x, और ये वाला x उधर गया तो माइनस का x हो गया, यानी 5 के बराबर 2x प्लस का और 1x माइनस का। 2x में से हम 1x को निकाल देंगे तो 1x बच जाएगा, वो भी प्लस का। तो x का जो मान है ना, वहां पर कितना आ गया, 5। क्वेश्चन बोला गया था दोनों की आयु बताओ, तो सोबो की वर्तमान आयु x मीन्स 5, अतः सोबो की वर्तमान आयु, सोबो की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष, क्योंकि इसकी आयु x ही थी। और उसकी मां की वर्तमान आयु, उसकी मां की जो वर्तमान आयु है ना, वो कितनी बताई गई थी, 6x। x वाली जगह कितना आएगा, 5। तो उसकी मां है ना, वो 30 वर्ष की थी, और उसकी जो बेटी सोबो थी वो 5 वर्ष की थी। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड, यानी एक आयत के आकार का भूखंड है, वो विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात वो 11:4 है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात करनी है, यानी कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। तो भूखंड कैसा बताया गया है, आयत के आकार का, यानी जो भूखंड है वो ऐसा है, आयताकार। और माप बताया गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4। अगर एक ही अनुपात होता ना तो उसको आप किसी एक चर से गुणा करके खोल सकते हैं। तो लंबाई तो हो जाएगी 11 गुणा x और चौड़ाई हो जाएगी 4 गुणा x। तो लंबाई तो ये ना, तो ये तो हो जाएगी 11x की, और चौड़ाई का अनुपात 4 था, तो ये हो जाएगी 4x की। ठीक है, तो मान लेते हैं, पहला काम तो होगा मानने का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में
माना भूखंड की लंबाई, तो लंबाई का अनुपात कितना था 11, इसको तो हमने मान लिया 11 अक्ष मीटर, मीटर में चल रहा था, देखो क्वेश्चन में आगे 100 रुपए प्रति मीटर। अतः है भूखंड की चौड़ाई तो भूखंड की चौड़ाई का अनुपात कितना था 4, इसलिए भूखंड की जो चौड़ाई है ना वो जाएगी 4 अक्ष मीटर। हो गया इतना कार्य। अब यहां पर बोला गया है कि गांव पंचायत की इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए खर्च करना होगा। कितने रुपए खर्च करेंगे वो 75,000 रुपए। तो हमें इस भूखंड की बाढ़ करानी है। बाढ़ कहां कराएंगे, इसके बाउंड्री पर तो कराएंगे ना, यहाँ। और अगर यहां पर आप बाढ़ करा रहे हो तो ये जो जगह है ना वो किसमें आती है, आयत के परिमाप में। तो यहां से यहां तक आपको 11 अक्ष मीटर चाहिए, यहां से यहां तक 4 अक्ष मीटर चाहिए। आयत है तो ये वाला भी 11 अक्ष चाहिए और यहाँ पर कितना चाहिए 4 अक्ष। तो बाढ़ कितनी लंबी होगी, 11 और 4 15, 15 और 11 हो जाएंगे आपके 36, ये 26 और ये हो गए 4 30। यानी टोटल जो बाढ़ है ना वो कितनी लंबी होगी, 30 अक्ष मीटर लंबी बाढ़ होगी कि नहीं होगी। और ये बोला गया है कि 1 मीटर के 100 रुपए लगेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक की बाढ़ है ना वो 10 मीटर लंबी होगी, तो 10 मीटर का खर्चा कितना होगा, 10 मीटर को हम 100 से गुणा करेंगे, वही तो खर्चा आएगा ना, 1000 रुपए लगेंगे जाएंगे हमारी। अगर बाढ़ 5 मीटर की होती तो 1 मीटर के तो 100 लगेंगे, तो 5 को हम 100 से गुणा कर देते, 5 रुपए लगते नहीं लगते। लेकिन बाढ़ की जो यहाँ पर लंबाई वो कितनी हो गई, 11 अक्ष और 4 15, 15 11 26 और 4 30 अक्ष मीटर। तो बाढ़ की लंबाई, तो हम लिखेंगे यहां पर बाढ़ की लंबाई। और जो बाढ़ की लंबाई है ना वो किसके बराबर है, 11 अक्ष प्लस 4 अक्ष फिर प्लस 11 अक्ष और फिर प्लस 4 अक्ष। क्योंकि जो भूखंड था वो आयत के आकार था, और आयत का या तो परिमाप का फार्मूला लगा लो, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, या डायरेक्ट ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। तो इनको अपन जोड़ेंगे ना तो ये लंबाई आ गई आपके पास टोटल कितनी, 30 अक्ष मीटर। तो 30 अक्ष मीटर में हमें बाढ़ करवानी है। कितनी बाढ़ करवानी है, 30 अक्ष मीटर में। और बाढ़ कराने का खर्चा कितना था, 100 रुपया प्रति मीटर। तो हमारे पास कितनी मीटर जगह, 30 अक्ष मीटर। तो खर्चा कितना होगा, 30 अक्ष को 100 से गुणा करेंगे वही तो खर्चा आएगा। लेकिन खर्चा तो हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले से मिला हुआ था। तो बाढ़ कराने का जो खर्चा था वो क्वेश्चन में बताया गया था कितना, 75,000। और हमारी बाढ़ कितनी लंबी थी, 30 अक्ष मीटर लंबी थी। और हर 1 मीटर का कितना रुपया ले रहा था वो, 100 रुपया। तो 30 अक्ष मीटर लंबी बाढ़ बनाने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 अक्ष गुणा 100। अब यहां पर जो खर्चा आएगा ना, ये वाला खर्चा इस खर्चे के बराबर आने चाहिए, क्योंकि साफ साफ बोला था कि ग्राम पंचायत को 75,000 रुपए खर्च करने होंगे और वो बाढ़ बन जाएगी, और हर मीटर के 100 रुपए भी लगेंगे। तो 30 अक्ष गुणा 100 किसके बराबर होगा, यहाँ पर 75,000 के बराबर हो जाएगा। अब 30 अक्ष को 100 से गुणा करेंगे ना तो ये बन जाएगा 3000 अक्ष, बराबर में कौन है आपके 75,000। यहां पर चिन्ह किसका बीच में, गुणा का, और गुणा है तो ये जो 3000 है ना यहाँ पर गुणा से चिपका होता है भाग में चला जाएगा। तो अक्ष बराबर होगा 75,000 भाग 3000, जिसमें 3 जीरो से हम 3 जीरो इसकी काट पाएंगे, और 3 का भाग आप 75 में लगा देंगे तो अक्ष बराबर 25 75 25 आ जाएगा। आ गया 25। अब बोलो भूखंड की लंबाई कितनी थी, 11 अक्ष, अक्ष की जगह रखेंगे 25। अतः है भूखंड की लंबाई, तो जो भूखंड था उसकी लंबाई है 11 अक्ष, अक्ष की जगह रखेंगे 25। तो 11 को हम 25 से गुणा कर देंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 हासिल वाली 27। यानी जो भूखंड था वो 275 मीटर लंबा था, और भूखंड की जो चौड़ाई है ना वो बताई गई थी सिर्फ 4 अक्ष। अक्ष वाली जगह कितना लिखोगे आप, 25, तो 25 चौके 100। तो जो भूखंड था उसकी लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई उसकी है ना वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है।
वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि वह कमीज बना रहा होता है ना, तो उसमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, और पतलून के लिए कितना मीटर? 2 मीटर। तो यहां पर कमीज का तो 3 मीटर होगा और वहीं पर पतलून का कितना होगा? 2 मीटर। तो उनमें जो अनुपात है ना वो 3:2 हो जाएगा। तो हम 3 तो मान लेंगे यहां पर किसको? कपड़े कमीज के लिए, और 2 मान लेंगे किसके लिए? पतलून के लिए। अब अनुपात है तो इसको अक्स से गुणा भी कर पाएंगे। तो हम मानते हैं यहां पर, माना कमीज के लिए कपड़ा खरीदा 3 अक्स मीटर, क्योंकि 3:2 हो गया, अतः पतलून के लिए खरीद लेगा कितना? 2 अक्स मीटर। अब कमीज खरीदने पर खर्चा, यानी कमीज का कपड़ा खरीदने पर खर्चा क्या होगा? तो देखो कमीज का खर्चा बताया था पर मीटर 50 रुपए, प्रति मीटर 50 रुपए। हमने कमीज का कपड़ा कितना खरीदा? 3 अक्स। तो कमीज खरीदने का खर्चा होगा 3 अक्स गुणा 50, यानी 5 × 15 और 0 150 अक्स रुपए तो लगेंगे कमीज खरीदने के लिए। और पतलून का जो कपड़ा उसको खरीदने का खर्चा होगा 2 अक्स गुणा 90, क्योंकि कमीज का तो था 50 रुपए प्रति मीटर का खर्चा और पतलून का था 90 रुपए प्रति मीटर का खर्चा। तो पतलून खरीदने पर खर्चा 2 अक्स गुणा 90 बराबर 180 अक्स रुपए। तो कुल खर्चा कितना हो गया? कुल खर्चा हो गया 150 अक्स रुपए तो लग गए कमीज के, और 180 अक्स रुपए लग गए यहाँ पर पतलून के। दोनों को मिला दिया तो अब तक हमारे जो रुपए लग चुके हैं वो 330 अक्स रुपए लग चुके हैं। अब बात करते हैं हम लाभ की। तो कमीज पर लाभ 12% है और पतलून पर लाभ 10% है। तो हम कमीज पर लाभ निकालेंगे। कमीज का लाभ है 12%, तो 12/100 गुणा कमीज में खर्चा कितना हुआ था? 150 अक्स का, तो गुणा 150 अक्स। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से 10 को और 15 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, बचे 2 इसको काट देगा कितनी बार में? 6 बार में, 6 × 18 अक्स। तो कमीज पर तो उसके लाभ के रूप में मिले 18 अक्स, पतलून पर लाभ 10%, तो 10/100 गुणा 180, 1 0 से 1 0, दूसरी से दूसरी, 18 अक्स रुपए का लाभ ही हो गया उसको। किस पर? पतलून पर। बेचने पर प्राप्त राशि, जब उसने कमीज और पतलून का कंप्लीट कपड़ा बेच दिया तो उसको राशि कितनी मिली? 36,600 रुपए लाभ सहित। लाभ सहित। तो अब हमें कितने रुपए मिलने चाहिए थे? तो देखिए हमारे टोटल तो लगे 330 अक्स रुपए, फिर 18 अक्स का उस पर लाभ हुआ कमीज पर और 18 अक्स का लाभ हुआ पतलून पर। तो इन तीनों को मिला करके हमें जो रुपए मिले वो है 36,600। तो बेचने पर प्राप्त राशि 36,600, और बेचने पर यानी हमने जब उसको बेचा तो हमें कितना रुपए मिलना चाहिए था? 330 अक्स, 18 अक्स और 18 अक्स। इन तीनों का हम यहां पर जोड़ कर देंगे तो बराबर में आ जाएगा 36,600। 330 प्लस 18 प्लस 18 हो गए 366 अक्स बराबर 36,600। 366 यहां पर गुणा में था, गुणा चला जाएगा भाग में, तो अक्स बराबर 36,600 में 366 का भाग लगाएंगे तो 366 से ये कट जाएगा तो 1 और 00 यानी 100। ठीक है। अतः पतलून के लिए कपड़ा खरीदा, तो पतलून के लिए कपड़ा कितना था? 2 अक्स। पतलून के लिए कपड़ा कितना था? 2 अक्स मीटर था ना, तो इसलिए हम यहां पे रख देंगे 2 अक्स बराबर 2 गुणा 100 इंटू 200। तो पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना झुंड में हिरणों की संख्या अक्स है, कितनी है? अक्स। और मैदान में चढ़ने वाले हिरण इनके आधे। आधे कैसे निकालते हैं? जिसे 10 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया ना। 10/2 बराबर कितना हो गया? 5 यहां पर हो जाएगा। तो आधा करने के लिए हमें 2 का भाग लगाना पड़ता है, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो मैदान में चढ़ने वाले हिरण x/2। अब आधे तो चल रहे हैं लेकिन आधे अभी बचे हुए हैं ना, आधे। उन आधों का कौन सा हिस्सा? 3/4 भाग। वो क्या कर रहा है? मैदान में खेल रहा है। तो x/2 का कौन सा भाग? 3/4। x/2 को हम 3/4 से गुणा कर देंगे ना। 3 को x से गुणा करेंगे 3x और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो यह बन जाएगा 3x/8। शेष हिरणों की संख्या, शेष हिरण कौन से थे? जो पानी पी रहे थे, वो थे टोटल 9 हिरण। अब देखो ये वाले हिरण तो घास चर रहे हैं, ये वाले हिरण खेल रहे हैं और ये वाले हिरण पानी पी रहे हैं। बस हो गए कंप्लीट हिरण।
अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इनकी जो संख्या है वो झुंड के ऋणों के बराबर होनी चाहिए ना। तो देखो x/2 घास चढ़ने वाले ऋण, 3x/8 शेष का 3/4 यानी खेलने वाले ऋण, और 9 कौन थे? शेष ऋण यानी पानी पीने वाले ऋण। इन सभी ऋणों की संख्या को जोड़ेंगे तो टोटल ऋणों की संख्या के बराबर इनको आना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो समीकरण है वो मानक रूप में नहीं है, मतलब समीकरण वो थोड़ा सही नहीं है, तो इसलिए हमें 2 8 1 1 9 के नीचे 1 हो जाएगा, x के नीचे 1 हो जाएगा। तो 2 का और 8 का हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम, यानी कि लघुत्तम यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो 2 और 8 का लघुत्तम देखिए क्या होगा, 2 का भाग चला जाएगा तो 1 आ जाएगा 4, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 का 1 रहेगा, 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का 2 में 1 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हम इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे। x/2 को भी देखो 8 से गुणा कर दिया, 3x/8 को भी 8 से गुणा किया है, 9 को भी 8 से गुणा किया और x को भी हमने यहां पर ये थोड़ा गलत कर दिया, हमने गुणा सभी को 8 से करना था ना, तो इसको भी हम यहां पर किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 8 से, क्योंकि 8 से गुणा किया था। तो 2 ने 8 को काटा कितने बार में? 4 बार में, तो ये तो हो गया 4x। 8 से 8 कट गया तो यहां पर कितना आ गया? 3x। 9 × 72 और 8x को आप 8 को x से गुणा करेंगे तो यहां पर कितने आएंगे? 8x आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये 8x हो जाएंगे। अब देखो 4x प्लस 3x प्लस 72 बराबर है 8x, तो ये 4x और 3x हो गए 7x प्लस 72, और यहां पर ये कितने हैं? अभी भी 8x है। अब ये जो 7x यहां पर किसका प्लस का बाहर निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां है 8x और 8 में से 7x उधर माइनस हो जाएगा ना, तो 8x में से 7x या तो सिर्फ 1x ही बचेगा। तो यहां पर आपको पता चल गया कि जो x है ना वो किसके बराबर हो गया? 72 के बराबर। अतः झुंड में हिरण, अतः झुंड में हिरणों की संख्या, तो झुंड है ना उसमें जो हिरण है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? x बताएगी थी, x बराबर कितना आ गया यहां पर? 72। तो झुंड में जो हिरण है उनकी संख्या 72 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो दादाजी अपनी पोत्री की आयु से कितने गुना है? 10 गुना। तो हम दादाजी की आयु और पोत्री की आयु मान लेते हैं। माना पोत्री की आयु x वर्ष। अब पोत्री से जो दादाजी है वो कितने गुना बताएंगे? 10 गुना। तो हम x को किससे गुणा कर देंगे? 10 से, तो ये हो जाएगा कितना गुना? 10x, यानी 10 गुना 10x। तो दादाजी की आयु हो जाएगी 10x वर्ष। 10x बराबर x, तो x तो उसके बराबर हो नहीं सकता क्योंकि पोत्री की उम्र है x और दादाजी की है 10x। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि दादाजी अपनी पोत्री से 54 वर्ष बड़े हैं, तो अगर हम पोत्री की तरफ 54 जोड़ देंगे ना तो दोनों की जो उम्र है यहां पर वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, यानी समीकरण बन जाएगा। फिर ये वाला जो x है वो यहां पर चर है, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो माइनस का हो जाएगा। 10x माइनस x बराबर कितना होगा? 54। 10x में से 1x चला जाएगा तो बचेंगे 9x, और 9x बराबर 54, तो x बराबर 54 में हम 9 का भाग लगा देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो पोत्री की आयु है वो तो हो जाएगी x मीन्स 6 वर्ष, और दादाजी की आयु हो जाएगी 10 गुना 6 बराबर 60 वर्ष। फिर इसका अंतिम क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अंतिम क्वेश्चन था कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। अब जो पिता है ना वो उससे कितना गुना बड़ा होता है? 3 गुना। तो पुत्र की आयु को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे ना तो पिता की आयु बन जाएगी, अर्थात अमन की आयु। तो अमन की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी? 3x वर्ष। यहां पर अमन की आयु बन जाएगी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले कोई भी जो इंसान हो, जैसे 50 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले वो कितने का था? तो हम 50 में से कितना कम कर पाएंगे? 10। तो 50 माइनस 10 बराबर 40 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से पुत्र x का था तो 10 वर्ष पहले कितने का होगा? x माइनस 10 का होगा, यानी 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x माइनस 10। और 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु कितनी हो जाएगी? तो अमन कितने का था? 3x का, तो इसमें से भी 10 कम कर देंगे तो 3x माइनस 10। अब क्वेश्चन में बोला गया है
कि 10 वर्ष पहले जो उसकी आयु है ना पुत्र से 5 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 5 गुनी। अगर इस पुत्र वाली आयु को हम किससे गुणा कर दें? 5 से गुणा कर दें ना, तो ये अमन की आयु ही बन जाएगी, क्योंकि साफ साफ का है पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो हमने पुत्र की आयु को किससे गुणा कर दिया? 5 से। 5 से गुणा करते वो अमन की आयु के बराबर हो जाएगी। 5 को x से गुणा किया 5x, और 5 को 10 से गुणा किया तो माइनस का 50 बराबर 3x माइनस 10। अब ये जो चल राशि है ना 3x, वो x की तरफ जाएगी तो 5x माइनस 3x बन जाएगी। बराबर में 10 तो ऑलरेडी माइनस का था ही था, ये 50 जो माइनस का था वो बाहर जाकर के प्लस का बन जाएगा। बन गया 5x प्लस का 3x माइनस का घटेंगे तो 2x बचेंगे 5x में से। 10 माइनस का 50 प्लस का, तो 50 में से 10 जाएंगे तो 40 बच जाएंगे, वो भी प्लस के। तो x बराबर, यहां गुणा का चिन्ह था 2 तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 40/2। तो x बराबर 40 में 2 का भाग लगाएंगे 20 आ जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु तो x थी, और x मीन्स 20, तो पुत्र की आयु तो हो जाएगी 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु बताई गई थी 3x। x वाली जगह 20 रख देंगे तो 3 गुणा 20 बराबर 60 वर्ष। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया। अर्थात एक्सरसाइज 2.4 हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है। कोई दिक्कत रही हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।